Hello everyone, welcome to Major HS Kalsis Balnoy Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. And again एक और क्लास लेकर आए हैं जो करंट अफेयर्स PYQ और आपके रिसेंट एग्जामिनेशन CDS करंट अफेयर्स क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. CDS 2026 फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं. सेट सेम सेट ए होने वाला है. सेट ए के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर डले हुए हैं सेट ए के हिसाब से. तो क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ योर सेट ए ऑफ CDS 2026 वन एग्जामिनेशन. क्वेश्चन आया है आपका सार्क के ऊपर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1985. और सिंपल क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. उसने पूछा है कौन कौन से मेंबर्स जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं. इनमें से कौन ऐसा है जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है. एक मिनट, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं. क्लियर है? तो देखिए एक बात, अगर सार्क की बात करें तो 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे. कितने मेंबर्स थे? 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे. कौन कौन थे? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और आपका मालदीव्स. क्लियर? और इसमें क्या है? इंडिया है हमारे पास. जी हां, इंडिया है. नेपाल है क्या? बिल्कुल सर, नेपाल ये रहा आपका, इंडिया भी ये रहा. मालदीव्स क्या फाउंडिंग मेंबर हुआ करता था? बिल्कुल. जो बांग्लादेश लिख लिया हमने, बांग्लादेश भी है. तो टोटल 7 हो गए हैं बांग्लादेश. तो कितने फाउंडिंग मेंबर्स हो गए? 7 फाउंडिंग मेंबर्स हो गए हैं. मालदीव्स भी, नेपाल भी और इंडिया भी, ये तीनों ही फाउंडिंग मेंबर्स थे. लेकिन अफगानिस्तान वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर. क्लियर है? तो अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं था. अगर मैं 4 को एलिमिनेट कर देता हूं, डी ऑप्शन भी गया है, सी ऑप्शन भी गया है, तो बचते हैं ए और बी. और तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 इज योर बी. अफगानिस्तान लेकिन अभी सार्क का मेंबर है, यानी कि 2000 आपका 2005 के अंदर, 2005 में 13th एनुअल समिट हुई थी. कौन सी? 13th एनुअल समिट में अफगानिस्तान बाद में मेंबर बना सार्क का. तो अभी कितने मेंबर्स हो गए हैं टोटल? 1 को और ऐड कर दो, टोटल 8 मेंबर्स हैं. क्लियर है? अफगानिस्तान को मिलाकर. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88. और क्वेश्चन नंबर 88 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सांसद आदर्श ग्राम योजना इज आर करेक्ट. देखिए, जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में एक स्कीम पढ़ते हैं एमपी लेड. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट. यानी कि जो मेंबर्स हैं आपके सांसद, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं हर लोकसभा के टेन्योर में, ताकि वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां जाएं और एक पर्टिकुलर लोकल एरिया को वो डेवलप करें. उसी से ही मिलती हुई एक और योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करी गई थी. इसका मकसद यह था कि कोई एक एमपी है, वो किसी एक विलेज को अपने क्षेत्र में अडॉप्ट करेगा और उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा. क्या करेगा? एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा, यानी एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, सब कुछ उसी के अंदर एक होलिस्टिकल डेवलपमेंट होगा. उससे रिलेटेड ये आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना थी. अब उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट पूछे गए. ये पूरा इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बिल्कुल गलत है. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर. किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही ये सांसद आदर्श ग्राम योजना थी. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014 ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जेपी नारायण. बिल्कुल सही बात है. 11 अक्टूबर 2014 के दिन ये आपकी लॉन्च करी गई थी. 11 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च करी गई थी. बिल्कुल ठीक है. महात्मा गांधी विजन ऑफ ग्राम स्वराज इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस स्कीम. ये भी बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक आंसर है. तो अगर मैं 1 को ही एलिमिनेट कर देता तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3. क्लियर है? तो 88 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नॉट करेक्ट पूछा है। और इतना इजी क्वेश्चन बना दिया गया इसको, इतनी रामकथा इसमें लिखी हुई है, बस ये पूछा है कि कोई एक स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आप सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको बिम्स्टेक के अगर मेंबर्स ही पता हो तो सारा का सारा काम तो यही हो जाता है। बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन से थे आप देखें, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया। कितने मेंबर्स हो गए? 5 मेंबर्स तो ये हो गए। बाकी कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, 2, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड ये हैं आपके बिम्स्टेक के मेंबर्स। क्लियर है? तो अब क्या लिखा है? बांग्लादेश, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार नहीं दिखाई दे रहा, नेपाल नहीं दिखाई दे रहा, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका है, थाईलैंड है सर बिल्कुल। क्या है सर? ये आपका म्यांमार तो था, ये हमने देखा था, म्यांमार और थाईलैंड। क्लियर? तो म्यांमार भी है, लेकिन पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाता है, यानी आपको और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी अगर सिर्फ आपको बिम्स्टेक के मेंबर्स ही पता होते तो क्या है? इट इज सेक्रेटेरिएट एंड इज लोकेटेड इन ढाका। बिल्कुल सही बात है, हेडक्वार्टर ढाका में ही है इसका। इंडिया इज अ लीड कंट्री ऑफ इट्स सिक्योरिटी सेक्टर। ठीक बात है, काउंटर टेररिज्म को लेकर ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स हैं उनकी जो लीड कंट्री है वो इंडिया है। प्लस ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, एनवायरमेंटल है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके लिए भी इंडिया ही एक लीड कंट्री है। सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, और भी बहुत सारे, मैंने आपको ट्रांसपोर्ट बताया, कम्युनिकेशन बताया और ट्रांसनेशनल क्राइम्स बताया है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए इंडिया इज अ लीड कंट्री है। एंड थाईलैंड इज द लीड कंट्री ऑफ इट्स कनेक्टिविटी सेक्टर। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन जो था वो ही गलत है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है बिम्स्टेक का। क्लियर है? चलिए, तो राइट आंसर ऑफ 99 क्वेश्चन नंबर ऑफ सेट ए इज ए। क्लियर है? तो 99 का क्या है? ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अगेन एनडीए में भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस का क्वेश्चन आया था और उसमें और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछ लिया गया आपसे कि सर आप ये बताइए कि जो ये यूएन पीस कीपिंग मिशंस हुए हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी और उनको पूछा गया था ये किस कंट्री से रिलेटेड है। यहां पर आपसे उसका कंसेप्ट पूछ लिया गया है कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस जो हैं ये ऑथराइज्ड किए जाते हैं, इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड विद द जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वो एक एक्सक्लूसिव पावर रखती है यूएन पीस कीपिंग मिशंस को ऑथराइज करने के लिए। यह बात बिल्कुल गलत है, जबकि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ये पावर अपने पास रखती है यूएन की पीस कीपिंग मिशंस को ऑथराइज करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। UN peacekeeping operations are deployed with the consent of main parties to the conflict। बिल्कुल ठीक बात है। UN peacekeeping missions operations को डिप्लॉय करने का एक ये भी कंडीशन है कि जो पार्टीज हैं वो आपकी उनकी कंसेंट होनी चाहिए। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया आपका, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो यानी कि राइट आंसर हो गया आपका 94 का बी। 94 का क्या हो गया है? बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इज आर करेक्ट। स्मार्ट विलेजेस के बारे में पूछा गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट विलेजेस, ये सब किस चीज के हैं? रूरल डेवलपमेंट से हैं। किससे हैं? रूरल डेवलपमेंट से हैं। क्लियर है? दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच फोकसेस ऑन द इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे हमने बताया एक होलिस्टिकल, एक इंटीग्रेटेड, यानी सभी के सभी फेज में, सभी क्षेत्र में एक विलेज को क्या करना? डेवलप करना। सैनिटेशन, हेल्थ है, एजुकेशन है,
और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन्हीं सभी में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना विलेज का। ये बात बिल्कुल ठीक है। द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज दैट द सीएसआईआर इज फॉलोइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लैंड टू लैब इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ विलेजेस थ्रू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप बाल की खाल ना उतारें, बहुत ज्यादा डीप ना जाए, तो मान के चलिए यह स्टेटमेंट ठीक हो सकता है। लेकिन सारा ही कंसेप्ट अगर थोड़ा सा और डीप आप स्मार्ट विलेजेस की इस स्कीम को पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ा आंसर की बनाते समय, तो हमने यह पाया कि ये जो लैंड टू लैब का कंसेप्ट यहां लिखा हुआ है, यह शायद जानबूझकर लिखा गया है, जो कि गलत हो जाता है। असली कॉन्सेप्ट होना चाहिए लैब टू लैंड। लैब टू लैंड यानी कि जो इनोवेशंस हैं, जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको लैब से हमें विलेजेस की जमीन पर उतारना होगा, टेक्नोलॉजीज को, रिसर्च इनोवेशंस को वहां पर अप्लाई करना होगा एक विलेज का डेवलपमेंट के लिए। सर यही एक लॉजिकल साउंड करता है, तो ना कि लैंड टू लैब होना चाहिए। हमारे हिसाब से ये लैब टू लैंड ही सही होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बाकी यूपीएससी सर्वोपरि है सर, जैसा यूपीएससी आंसर की में आपको दे देगी वैसा हम इसको मान लेंगे। क्लियर है? चलिए, सो राइट आंसर क्या होगा? 106 का ऑप्शन 2 और स्टेटमेंट 2 गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। क्लियर है? सेट ए की बात कर रहे हैं, सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 110 का। अगर आपने करंट अफेयर की ज्योग्राफी की क्लास करी हो या करंट अफेयर्स मैराथन जो करी थी वो करी हो, और सबसे लास्ट में एग्जैक्ट ये स्लाइड दी हुई है, एग्जैक्ट ये स्लाइड दी हुई है। क्या स्लाइड है? एक बहुत बड़ी स्लाइड है, उसमें पिक्चर हमने लगा के बढ़ाया था कि 3rd WHO ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये गलत है, हमने बताया था इट वाज 2nd WHO ग्लोबल समिट, 3rd तो अभी हुई ही नहीं है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स मैराथन की क्लास करी होती तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। ये ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 1 भी गया, ये भी गया, इसका मतलब बी और डी है। और दूसरा, द थीम फॉर द 11th इंटरनेशनल योगा डे 2025 योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये भी हमने करंट अफेयर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कराया था। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ये बिल्कुल ठीक है, यही थीम थी 11th इंटरनेशनल योगा की। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली आर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? द ओएनजीसी इंडिया ग्रीन एनर्जी टारगेट के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ओएनजीसी ग्रीन हैज सेट अप अ प्लान टू अचीव 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये बिल्कुल ठीक राइट आंसर है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे, ओएनजीसी ग्रीन एंड आईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर हैव signed a MOU understanding memorandum of understanding which aims at contributing to India's broader goal of achieving net zero emission by 2050। ये गलत है, हमारा टारगेट 2070 का है। नेट जीरो हम कहां तक टारगेट बोला गया था? 2070 तक। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो 2 भी गया, ये भी गया। राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 112 सेट ए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। क्लियर है? चलिए, आप देख रहे हैं कितना बारीकी से क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स के, छोटी छोटी चीजों में प्ले कर रही है यूपीएससी। क्लियर है? एक हर क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल नहीं आया, 50% फैक्चुअल है, 50% बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए हैं। नाउ 113, in which one of the following cities of India was the PISA महोत्सव पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज? ये एक्चुअल में एक पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर्स है, इसलिए पीसा महोत्सव हुआ था 2025 में, वो कहां हुआ था? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एंड राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में ये खेला गया था। तो राइट आंसर ऑफ योर
ऑफ योर क्वेश्चन 113 इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुजलाम भारत ऐप लॉन्च इन दिसंबर 2025 एम्स एट। सुजलाम भारत ऐप, ये करंट अफेयर्स के नोट्स में हमने प्रोवाइड कराया था। किस चीज से रिलेटेड है सर? ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस। रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस, उसके ऊपर ये सुजलाम भारत ऐप बनाया था। सारी किसी विलेज के अंदर जितनी भी ये वाटर है, आपका ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी सारी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन रहती है। कोई काम अगर चल रहा है, किसी से पानी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हैं, तो सबका सब उसी के ऊपर ही रहेंगे। आपके जो ग्राम प्रधान है वो उस पर रजिस्टर्ड होंगे। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑफ 114। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 और क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेशन सागर बंधु। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑपरेशन सागर बंधु जो था was launched by India to provide research and rescue and humanitarian assistance and disaster relief। ये एक ब्रोडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रोडर ऑपरेशन है, लेकिन एग्जैक्ट नाम क्या था? ऑपरेशन सागर बंधु। इट वाज रिलेटेड विद विच कंट्री? इट वाज रिलेटेड विद सर श्रीलंका। तो 115 का राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे बिल्कुल। Now this question was very good। FATA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड थी? आयुष, ऑडियो विजुअल टूरिज्म, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एंड हॉर्टिकल्चर। और राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। चारों ही चीजें इसमें बिल्कुल सही हैं। दे ऑल आर इंक्लूडेड इन FATA एग्रीमेंट विद द न्यूजीलैंड। क्लियर है? तो 116 का राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 अगेन पीएम मित्रा। एनडीए के करंट अफेयर्स हमने कराए थे, उसमें भी पीएम मित्रा के ऊपर क्वेश्चन आया था और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। उसमें भी पीएम मित्रा के ऊपर पूछा गया था किस चीज से रिलेटेड है। वहां स्टेटमेंट सिर्फ सेक्टर वाइज नाम लिखे हुए थे, यहां उन सेक्टर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया है, बस कुछ भी नहीं है। और इट इज अ गोल टू डेवलप एटलीस्ट वन एनर्जी सेक्टर, बिल्कुल नहीं। किस चीज से रिलेटेड? इट एम्स टू एट डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन नंबर पी। तो पीएम मित्रा स्कीम का मतलब क्या था? जो टेक्सटाइल पार्क्स है, 7 ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जहां मेगा पार्क्स बनाए जाएंगे। पीएम मित्रा का मतलब यही था कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, यह है आपकी मित्रा की फुल फॉर्म। क्लियर है? तो किस चीज से रिलेटेड था? इट वाज डेवलपिंग, इट इज अबाउट डेवलपिंग अ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑफ 117 इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन स्क्वैश टीम दैट वॉन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल एट SDAT स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। और बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, हालांकि थोड़ा सा आपको देखकर लग रहा होगा कि सर बहुत फैक्चुअल है, कहां तक ऐसे नाम याद रखेंगे अलग अलग टीम्स के, लेकिन बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। पूछो कैसे? जब हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कराए थे क्लास के अंदर, 2 हुई थी, सितंबर और अक्टूबर नवंबर के आसपास, 2 आई गेस नवंबर 2025 में हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की 2 क्लासेस कराई थी। उसमें अर्जुन एरेक्साई का एक क्वेश्चन आया था और अर्जुन एरेक्साई आपको सिर्फ यही पता होता कि ये किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको पता होता ये रिलेटेड है सर चेस से। तो स्क्वैश टीम से इनका कोई लेना देना नहीं था, ये तीनों लोग चेस से स्क्वैश टीम में थे। अर्जुन एरेक्साई इज रिलेटेड विद द चेस, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये पार्ट नहीं है स्क्वैश, इंडियन स्क्वैश टीम का इन दी वर्ल्ड कप टाइटल। क्लियर है? राइट आंसर इज ऑफ 118 इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 119 डिफेंस, डीआरडीओ एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU हैव साइंड अ MOU इन दिसंबर 2025। उसके बारे में पूछा गया है।
This MOU aims to foster collaboration in the areas of training and technology support for defense and internal security। बिल्कुल सही बात है, ये राइट आंसर है एकदम से। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। कोर्सेज ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करा हुआ टॉपिक होगा, स्टेटमेंट होगा, उसके चांसेस सही होने के ज्यादा ही होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि RRU इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये गलत है। इवन RRU कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। MHA के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो स्टेटमेंट आपका 2 गलत है। तो स्टेटमेंट अगर 2 गलत है तो राइट आंसर शुड बी ऑफ 119 इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए 120 last question of your examination of set A. Who among the following has recently scripted the history by becoming the first Indian cricketer to secure 100 wickets and 1000 runs in T20 internationals? तो इसका मतलब यह है कि सर वो सबसे पहले तो एक ऑलराउंडर होना चाहिए। अब आप देखेंगे यूपीएससी ने सारे ही ऑलराउंडर डाले हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर इतना नहीं, लेकिन रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, इनमें आप कंफ्यूज जरूर होंगे इन तीनों के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली आपका कंफ्यूजन बिल्कुल सही बनता है बिटवीन दी रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या। अब आप एक बात देखिए, कुछ बच्चों ने रविंद्र जडेजा को एलिमिनेट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा बहुत टाइम पहले से क्रिकेट में है, तो रिसेंटली इनका 1000 रन बनाना और 100 विकेट्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन आपकी लड़ाई में थे 50-50? अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। अब आप देखेंगे अक्षर पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, T20I इंटरनेशनल के अंदर रिसेंटली अभी इन्होंने कुछ गेम्स खेले, इतना पहले से खेलते नहीं आ रहे हैं। तो 1000 रन बनाना, इसका मतलब यह है कि आप कम से कम थोड़ा सा बल्लेबाजी ऊपर की तरफ करें, 6-7 नंबर पर आए, 5-6 नंबर पर भी आ जाएं, 4-5 पर भी कभी कभी आना पड़ेगा आपको। तो राइट आंसर वॉज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बिकेम दी player who took the 100 wickets and completed his 1000 runs in T20I internationals। क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां पर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम 2 साल से ये देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर और बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो में 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं सर कंप्यूटर्स के। कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट बार भी आए थे और इस बार के क्वेश्चंस पूछे गए। और सर बड़े ही इजी क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, लेकिन इनको बोलते हैं हम आईसीटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? एक टॉपिक होता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एक्चुअल में सिलेबस इसका होता क्या है? इसमें हम सबसे पहले तो हार्डवेयर्स पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर्स पढ़ते हैं। यानी कि हार्डवेयर्स जैसे कि आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होती हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं कि कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं, कौन सी मेमोरी का क्या काम होता है। हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर, जॉयस्टिक, ये सब पढ़ते हैं। क्लियर है। सॉफ्टवेयर्स में क्या पढ़ते हैं सर? सॉफ्टवेयर में हम क्या पढ़ते हैं? अलग अलग माइक्रो, जैसे फॉर एग्जांपल iOS हो गया, एंड्रॉइड हो गया, यूनिक्स हो गया है, यूसी ब्राउजर्स अलग अलग पढ़ते हैं, फायरवॉल्स पढ़ते हैं, राउटर्स पढ़ते हैं। ये सब क्या है? दीज आर सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो हम ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ते हैं कि सर अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं। सिंपल लैंग्वेज होती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जो सिंपल लैंग्वेजेस होती हैं, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस होती हैं, जो बाइनरी नंबर पर काम करती हैं, 0 1 1 0 0 1 1 0। असेंबली लैंग्वेजेस जैसे कि अभी हम बताएंगे हायर लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिकेशन किस टाइप से होता है, क्या क्या जरूरतें होती हैं कम्युनिकेशन की, ये पूरा आपकी एआई का जमाना है सर। तो आप एक्सपेक्ट करें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है बढ़ भी जाए आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस आए थे। अब हमने क्या किया है इन क्वेश्चंस को देखते हुए कि हर साल ये रिपीट हो रहे हैं, हर साल क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, तो एक कोर्स अब लेने वाले, क्योंकि 5 क्वेश्चन सर मैटर तो करते हैं। और इजी क्वेश्चंस अगर आ रहे हो और आसानी से कुछ 6-7 क्लासेस में ही अगर आप 5-6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो सर कुछ तो करना पड़ेगा।
अगर रेस में आपको आगे बढ़ना है। तो होगा क्या, एक आईसीटी का कोर्स अब आपके लिए लाएंगे हम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें उसमें है हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे उसमें कवर करने का। क्लियर है? अब देखिए ये क्वेश्चन आया था 31, 32, 33, 35 सेट ए के 5 क्वेश्चन आए थे, 31 से लेकर 35 तक 5 क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज आर असेंबली लैंग्वेजेस। बड़ी बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हायर लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, और एक होती है असेंबली लेवल। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, जैसे कि आपने सुना होगा सर, सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, आपकी जावा स्क्रिप्ट होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट, और सर पाइथन है, और क्या है आपकी सर, पाइथन के बाद जावा बता दी मैंने, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी और सी प्लस प्लस। क्लियर है? जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी और सी प्लस प्लस। तो आप देखेंगे जावा और पाइथन इज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, दे आर नॉट असेंबली लैंग्वेजेस। तो अगर मैं 1 और 2 को एलिमिनेट कर दूं, 1 और 2 को एलिमिनेट कर दूं, सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास आ रहा था, आपको असेंबली लैंग्वेज नहीं पता होता, सिर्फ आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस ही पता होता, जो कि एक बहुत कॉमन चीज है हाई लेवल लैंग्वेज पता होना, कि जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस, सी है। तो ये सब क्या है, ये एक लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं। x86, AIMS, सॉरी IMPS हो गया आपकी, और ARM हो गया जो मोबाइल फोन्स में यूज होती है, और आपकी एक RISC 5 ये करके एक लैंग्वेज होती है। दे ऑल आर असेंबली लैंग्वेजेस। तो 2, 3 एंड 4 यही है सिर्फ आपकी असेंबली लैंग्वेजेस, यानी कि 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए था, सी शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 32, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने ये आपका मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग टाइप्स की मेमोरी आती हैं सर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम अलग अलग मेमोरीज पढ़ते हैं, कैशे मेमोरी हो गया है, रजिस्टर्स हो गए हैं, और आपकी रैम वगैरह हो गई हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में हम आपकी रोम वगैरह पढ़ते हैं या फ्लैश मेमोरीज पढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या है सर, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, ये फ्लैश मेमोरीज हैं। पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गई है आपकी, क्लियर है, और ये सब क्या है, एसडी कार्ड हो गया, जो वो सब आप स्टोर करते हैं, आप कंप्यूटर में लगाते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरीज। तो फ्लैश मेमोरी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो एक ऑप्शन अगर हम नीचे से चलें, इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब सिंपल सा ये होता है, देखिए ध्यान से, अगर आपके कंप्यूटर आप चला रहे हैं, आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर चलाया, और कंप्यूटर के अंदर सोचिए कोई भी आप एक एप्लीकेशन चला रहे हैं, और एप्लीकेशन आपने रन करी हुई है, और आपके एप्लीकेशन रन करने के साथ साथ सोचिए वो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो आपकी जो रैम है या आपकी जो कैशे मेमोरी है, उसमें एक टाइप की मेमोरीज होती हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन लोड कर अपने पास रखती हैं, कि ताकि उन एप्लीकेशंस को खोलें और वो बहुत जल्दी रन कर जाएं। फॉर एग्जांपल, कभी आप अपने मोबाइल फोन में एक नई एप्लीकेशन चलाएंगे तो होगा क्या, उसको टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, लेकिन उसी एप्लीकेशंस को जब आप दोबारा चला लेंगे, एक बार बंद करके दोबारा ऑन करेंगे उसी समय पर, तो वो बहुत तेज चलेगी। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो उसे रिलोड होने के लिए, लोड होने की चाहिए, वो पहले ही कैशे मेमोरीज उसने जो कैशे आता है, कुकीज जो आती हैं, आप यूसी ब्राउजर वगैरह में, आप या किसी भी ब्राउजर में, क्रोम है, गूगल है, ये सब ब्राउजर्स हैं आप, तो जब आप लोड करके रखते हैं तो कैशे के लिए एक वेबसाइट क्या आता है, वो वेबसाइट ये कहती है कि एक्सेप्ट द कैशे या कुकिंग्स। होता क्या है कि जब उस वेबसाइट को आप दोबारा से खोलेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा उसको लोड होने में, वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो डाटा का रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी सेव करके रख लिया है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ तो एप्लीकेशन बंद हो जाती है और वो सारी मेमोरीज आपकी उड़ जाती हैं, यानी कि वो वोलेटाइल है। कंप्यूटर बंद होते ही वो जो डेटा है वो आपका खत्म हो जाएगा, यही होता है वोलेटाइल। वहीं आपकी अगर एक पेन ड्राइव है कंप्यूटर में लगी हुई है, उसमें आपने कोई मूवी या सॉन्ग्स वगैरह रखे हुए हैं, अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए
तो पेन ड्राइव में वो जो डेटा है वो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। लाइट आएगी, आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैशे मेमोरी जो आपकी दूसरी मेमोरी है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। और फ्लैश मेमोरी कैसी होती है सर? नॉन वोलेटाइल, यानी कि वो इट रिटेन्स डेटा विदाउट पावर, बिना बिजली के भी पेन ड्राइव में डेटा सेव रहता है। सो ये दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे की डेफिनेशन है। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इट इज एन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम। आप पढ़ते हैं सीडी रोम वगैरह पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है कि सर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, आप उनको डालिए कंप्यूटर में, इरेज कर दी से मेमोरीज को, वो इरेज हो जाती हैं। तो ये भी एक फ्लैश मेमोरी का टाइप है। बिल्कुल बात है सर, सीडी डालते हैं वो आप उसमें अंदर का जो डाटा सेव्ड है उसको आप क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ये भी सही है। इट इज एन अल्ट्रा वोयलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। बिल्कुल गलत है, अल्ट्रा वोयलेट नहीं, हम इनको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। अल्ट्रा वोयलेट का कोई मतलब हम पढ़ते ही नहीं है कभी भी। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है एक फ्लैश मेमोरी का। सो राइट आंसर ऑफ योर 32 क्वेश्चन नंबर ऑफ सेट ए शुड बी ए आंसर। तो सोचिए अगर आपने मेमोरीज पढ़ा होता तो आपके लिए कितना आसान हो जाता क्वेश्चन करना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ऐसे ही आया था और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आया था। जैसे एंड्रॉइड होता है, आईओएस होता है, यूनिक्स होता है, ऐसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूनिक्स। और उसके पूछा गया कि उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरी बात, इट इज रिटन इन सी। बिल्कुल सही है, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो सी प्लस मैंने आपको बताया। तो इस सी में इट इज पोर्टेबल टू अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर। बहुत बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका कंपैटिबल है या पोर्टेबल है बहुत सारे वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है। इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, बहुत मल्टी यूजर ऑपरेटिंग है कि एक समय पर बहुत सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी टाइम शेयर्ड बाई सेवरल यूजर्स। बिल्कुल गलत है, एक टाइम शेयर्ड है ये। इट कैन बी टाइम शेयर्ड बाई सेवरल यूजर एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। अगर आप बेसिक सा भी लगाते, क्लियर है, कि कोई भी नॉर्मल आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, टाइम शेयर्ड तो वो होता ही है। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑफ योर 33। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन आया था, बड़ा फनी सा क्वेश्चन था ये। MP3 कंप्रेसर स्कीम के बारे में पूछा गया है कि अगर 60 मिनट का कोई म्यूजिक है उसको कितने MB में स्टोर किया जा सकता है। बड़ा ही अटपटा सा क्वेश्चन ये आया था। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यूपीएससी ने क्या गलती करी है। MP3 कंप्रेसर स्कीम पूछ लिया लेकिन बाइट रेट नहीं बताया, लेकिन उसने लिख दिया अबाउट की आसपास, कितने MB का आसपास स्पेस चाहिए आपको एक 60 मिनट के म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए जो एक स्टैंडर्ड बाइट रेट होता है वो 128 kbps होता है। आप अगर सॉन्ग डाउनलोड करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि कितने kbps पे डाउनलोड करें। क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊं, लेमैन लैंग्वेज में बता दूं कि सॉन्ग की क्वालिटी क्या होगी। तो अगर 128 kbps की बात करूं तो एक मिनट को, करीबन एक मिनट को आपको 1 MB स्पेस चाहिए, 1 मेगाबाइट स्पेस चाहिए एक मिनट के सॉन्ग को करने के लिए। तो अगर 60 मिनट की बात करूं तो 60 MB है, और अगर उसके क्लोजेस्ट चाहूं मैं तो 50 MB है। यानी कि अगर मैं 128 से नीचे चला जाऊं, 64 kbps का गाना डाउनलोड करूं और उसको 60 मिनट के म्यूजिक को स्टोर करूं तो वो ऑलमोस्ट 40 से 50 MB के बीच में वो गाना स्टोर हो जाएगा। सो राइट आंसर, इसका राइट आंसर होना चाहिए या होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का सी आंसर आपका होगा। क्लियर है? चलिए नाउ एक लास्ट क्वेश्चन आया था आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDM में। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड इन, बहुत इजी है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये थी आपकी मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में यूज करने वाली CDM में है। क्लियर है? तो CDM में क्या है, मोबाइल, जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं हम, कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें मोबाइल फोन्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें आती है कि CDM में टेक्नोलॉजी यूज होती है आपकी मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में बात करने के लिए। क्लियर है? तो 35 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सर
इसलिए यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो है ही, साथ में ये भी है कि अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कहां से क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं कंप्यूटर्स के। और सर आपको ये जनरल स्टडीज में तो आते ही है, यूपीएससी के हिसाब से सब कुछ जनरल स्टडी है, सामान्य अध्ययन। जो भी आप पढ़ाई करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक सामान्य अध्ययन है। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ आपको पढ़ना है, और ये 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम की रैंकिंग में या आपके क्वालिफाई करने के बहुत मैटर करते हैं। अगर किसी ने सिर्फ 3 क्वेश्चन ही कर लिए होंगे तो आप रेस में बहुत आगे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस था जो अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा था। या तो आपका बैकग्राउंड बीटेक का है, या तो आपका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर में जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ देते हैं तो उसमें एक यूनिट 8 में ये क्वेश्चन आता है, पेपर 1 में आईसीटी, उसमें इस सिलेबस को पढ़ते हैं आप। तो या तो उन बच्चों ने किया होगा, क्लियर है। हालांकि अब एक कोर्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं आईसीटी का, जिसमें 6-7 क्लासेस होंगी, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कवर करने का, और जितने भी क्वेश्चंस इस एग्जाम यूपीएससी से या और किसी एग्जाम के क्वेश्चंस कंप्यूटर के लेकर आएंगे और आपको सोल्व कराएंगे, क्लियर है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और भूल जाइए पीछे क्या हुआ है, कैसा एग्जाम गया है, दोबारा से रीस्टार्ट करो, दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्लियर है। तब तक के लिए जय हिंद।